एवरीवन, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल किरण कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली जेकेएसएसपी ने वीएलडब्ल्यू की 1500 वैकेंसीज जो है वो आउट की हैं। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम जो है पंचायत सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये जो 1500 वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो अभी बहुत से बच्चों को ये चीज़ है कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो देखिए, जब तक इसका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं होता है तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करूंगी कि जिन भी बच्चों को अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है, तो वो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पर फोकस करें। ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अभी तक के जो हमारे 2022 के जनवरी से लेके जो भी हमारे करंट अफेयर्स रह रहे हैं उन पर फोकस करें, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा हिस्ट्री का हमारा एक टॉपिक रहता है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो पुराने जेकेएसएसपी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अगर आप उनके सिलेबस को एनालाइज करो, उन सब के सिलेबस को देखो जिसमें हमारा जीएस कंपोनेंट रहता है, तो उसमें आपको एक टॉपिक देखने को मिला होगा, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसके साथ आप जो है इस टॉपिक की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि आप करंट अफेयर्स पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ें। उसके अलावा आप जो है हिस्ट्री का एक टॉपिक उठा सकते हैं, आपके पास जो भी बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, आप ये टॉपिक वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़कर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं जो हूँ आपको हिस्ट्री का ये जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है इसको आज से स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, स्प्लिट ऑफ आईएनसी, और उसके बाद हमारा जो गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कई सारे मूवमेंट्स जो हैं वो गांधी के द्वारा चलाए जाते हैं और किस तरीके से जो है हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है, तो वो सारा का सारा हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अलग से लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से जाकर भी इन लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट या नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का जो फर्स्ट टॉपिक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इससे अगर मैं पहले की बात करूं, क्योंकि ये तो एक टॉपिक है जिधर से क्या हो रहा है, जिधर से जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है। लेकिन जो भी बच्चे नए हैं, जो भी बच्चे फ्रेशर्स हैं, तो उनको अभी तक कुछ पता नहीं होगा कि इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा होगा। तो एक मैं 3-4 लाइंस में आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब यूरोपियंस हमारे भारत में आते हैं। तो यूरोपियंस की 5 कंपनीज जो है वो हमारे भारत में आती हैं। क्यों आती हैं? ट्रेड करने के लिए हमारे भारत में आती हैं। उन 5 कंपनीज में एक हमारी रहती है पुर्तगीज कंपनी, उसके बाद हमारी आती है डच कंपनी, उसके बाद आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड लास्ट में हमारी आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये 5 की 5 कंपनीज भारत में क्यों आई हैं? ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब ये कंपनीज भारत में आई हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन होगा क्या, इन सभी कंपनीज के बीच कंपटीशन होगा। सब बोलेंगे मुझे अपना एरिया एक्सपेंड करना है, मुझे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। तो इससे क्या होगा, एक बैटल वहां पे शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज के बीच जो है एक बैटल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ सवल्ले। इसी के साथ डचेस और ब्रिटिश के बीच भी जो है एक बैटल हो जाती है। एंड देन लास्ट में जो डैनिश है वो क्या करते हैं, वो बैटल नहीं करते, वो अपना सारा कारोबार जो भी उन्होंने ट्रेड किया होता है या जो भी उन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड किया होता है वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स को बेच के वहां से चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बची है, और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है 3 कार्नेटिक वॉर्स होती हैं। एंड एट अ रिजल्ट होता ये है कि सारी पावर्स, सारा जो कारोबार है, सारा जो एरिया है वो किनके हाथ में आ जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 यूरोपियन कंपनीज हमारे भारत में आई, किसके लिए आई? ट्रेड करने के लिए। और उसमें से सारी कंपनीज के बीच में क्या हो रहा था कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे पैसा कमाना है, और उनकी आपस में ही जो है बैटल शुरू हो जाती है। एंड लास्ट में सारा का सारा जो कारोबार है, सारा का सारा जो एरिया है वो किसके हाथ में चला जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? हमारे
इंडिया में रूल करना भी शुरू कर देगी। और वो रूल क्यों करेगी? क्योंकि वो आई थी ट्रेड करने के लिए, फिर वो रूल क्यों कर रही है? तो जब वो ट्रेड करने के लिए हमारे भारत में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ के जो किंगडम्स हैं, जो कुछ भी है, तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हमारी जो पावर्स हैं वो उनसे अच्छी हैं, ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना जो रूल है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए। और वो अपने रूल को जैसे स्टार्ट करते हैं, नई नई पॉलिसीज बनाना शुरू करते हैं, नए नए उनके जो रूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं वो खुश नहीं होते। ठीक है, अब देखिए, जब कोई नई नई पॉलिसीज बनाएगा या हमारे रिलीजन में इंटरफियर करेगा या इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होंगी, तो इससे क्या होगा, जो इंडियन पीपल्स हैं उनकी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो हर्ट होंगी, उनको गुस्सा आएगा, और गुस्से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने पूरा इसका बैकग्राउंड देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन होता है और वो कैसे धीरे धीरे जो है वो हमारे इंडिया में रूल करना शुरू कर देती है, कैसे कैसे वो पॉलिसीज बनाती है, कौन से वो रिलीजियस चेंजेस लाती है, जिसके कारण इंडिया जो है, हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, एंड एट अ रिजल्ट होता क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 है क्या। तो देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है हम 1857 की जो है वो क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये किनके द्वारा ये टर्म कही गई। तो ये किनके द्वारा ये टर्म कही गई थी, वी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, वी.डी. सावरकर के द्वारा, जिनका जो पूरा नाम है वो क्या है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, एंड ये जो टर्म कहने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, वी.डी. सावरकर, जिनका जो फुल नेम है वो क्या है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, एंड इट वाज द फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारा जो है पहला रिवॉल्ट था, पहला विद्रोह था। ठीक है, एंड द रिवॉल्ट इज नोन बाय सेवरल नेम, और इस रिवॉल्ट को जो है अलग अलग नाम के द्वारा जाना जाता है, अलग अलग क्रांतिकारियों ने इसको जो है अपने तरीके से नाम दिए। पहला जो है आप देख सकते हैं द स्पॉय म्यूटिनी। स्पॉय म्यूटिनी मतलब कि सिपाहियों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह। ठीक है, तो स्पॉय म्यूटिनी जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो है इसे स्पॉय म्यूटिनी का नाम दिया गया, एंड देन इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रिबेलियन, द इंडियन इंसुरेक्शन एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को और किन नाम के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम पता होना चाहिए। अगर आपको 1857 के रिवॉल्ट की जगह द इंडियन इंसुरेक्शन दिया जाता है या द इंडियन म्यूटिनी या फिर द ग्रेट रिबेलियन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो रिवॉल्ट हो रहा है इसके क्या रीजंस थे, क्या रीजंस थे कि ये जो हमें रिवॉल्ट करने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सोशल एंड रिलीजियस काजेस, जिसमें हमारे जो हमारे जो रिलीजन में चेंजेस लाए गए वो सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक काजेस। तो इकोनॉमिक काजेस में हमारी क्या चीजें आती हैं, इकोनॉमिक काजेस में हमारे आ जाते हैं जैसे कि हमारा जो इंडस्ट्रीज का एरिया आ जाता है, जो हमारे टैक्सेस, लैंड इसमें आ जाता है, रिवेन्यू सिस्टम इसमें आ जाता है। ठीक है, मिलिट्री काजेस क्या रहे, हमारे मिलिट्री के रिलेटेड कौन से ऐसे रीजंस रहे, देन पॉलिटिकल काजेस आ जाते हैं, एंड देन हमारे आ जाते हैं इमीडिएट काजेस। तो चलिए इनको हम जो है वन बाई वन जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि पहले हमारे सोशल एंड रिलीजियस काजेस क्या रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोशल एंड रिलीजियस काजेस में क्या चीजें हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सोशल एंड रिलीजियस काजेस ने सबसे ऊपर क्या लिखा है, द रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया वाज अलार्मिंग कंसर्न ऑल ओवर द कंट्री। मतलब कि क्या है कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत तेजी से हो रही थी, जिसके कारण क्या था, हमारे जो इंडियन पीपल्स थे वो काफी गुस्से में थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चेंजेस लाए जा रहे हैं। मतलब आप आए, कोई बात नहीं, आपने हम पे रूल स्टार्ट किया, उसमें भी हमने कुछ नहीं किया, अब आप क्या कर रहे हो, हमारे भारत में चेंजेस ला रहे हो, तो ये चीज हम जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, उसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया।
तो 1829 में क्या होता है, सती प्रथा को वो एबॉलिश कर देते हैं। सती प्रथा तो सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चों को पता होगा कि सती प्रथा क्या होता था कि जब भी किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता में जो है लेडी, उसकी जो वाइफ होती थी उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो है ब्रिटिशर्स के लिए जो है एक काफी मतलब गलत चीज थी। उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो जिंदा उसकी वाइफ को जलाया जा रहा है तो ये चीज जो है बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से उन्होंने क्या किया, इस सती प्रथा को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया 1829 में। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो लेडीज हैं इनको भी जीने का पूरा अधिकार है। और हुआ क्या कि अब क्या हो रहा है, इंडिया में जो भी हस्बैंड्स की डेथ हो रही है उनकी जो लेडीज हैं उनको जो है एक मतलब उनको जो एक सिस्टमेटिक वे से जीने का उनका कोई वो नहीं रहा, सिस्टम नहीं रहा। जैसे कि उनको वाइट कपड़े डालने हैं, वाइट चुन्नी लेनी है, उस टाइप से कईयों के तो हेयर कट्स करवा दिए जाते थे। आप सीरियल्स में, मूवीज में भी देख सकते हैं कि एक वीडियो को किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को भी कैसे हम इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को एबॉलिश किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि वुमेन्स की कंडीशन में कोई फर्क नहीं आया, हालांकि उनको जो है जलाया नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। उनको जो है एक अलग से सिस्टमेटिक वे से जीने का कोई हक नहीं है। उनको जो है वाइट ड्रेस करना है, कलरफुल वो नहीं पहन सकती। तो हमें क्या करना है, अब इस चीज को भी खत्म करना है, मतलब कि एक वुमेन को जीने का पूरा अधिकार है, वो दोबारा से शादी कर सकती है, वो दोबारा से कलरफुल पहन सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को स्टार्ट कर दिया 1856 में। देन क्या होता है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो 1850 में पास कर दिया जाता है। तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट से आप ये देखिए कि क्या हो रहा था, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। और वो रीजन क्या था कि जो भी लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे उनको क्या दिए जाएंगे, उनको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, उनको अच्छे जॉब के ऑफर दिए जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था, जो हिंदू लोग थे वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो हमारे हिंदू के जो अपने उनके रूल्स थे, उन्होंने बोला था कि जो भी हिंदू क्या होगा, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा तो उनको क्या होगा, उनको जो है अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। मतलब कि उनको अपने पापा की जो प्रॉपर्टी है, अपने फादर की या एंसेस्ट्रल जो भी पूर्वजों की जो चले आ रही है वो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इस एक्ट में ये कहा गया कि अगर कोई भी हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको पूरा अधिकार है अपने पापा की प्रॉपर्टी पर, अपने फादर की प्रॉपर्टी पर, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर। तो ये भी उनको जो है कई हद तक ये चीज़ भी गलत लगी कि भाई एक तो आप हमारे मतलब रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो। पहले तो बात ये है कि आप यहाँ पे रूल कर रहे हो, दूसरी बात ये कि आप हमारे रिलीजन में भी इंटरफेयर कर रहे हो, हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ को हर्ट कर रहे हो। तो इससे क्या हो जाता है, जो हिंदू पीपल्स हैं, जो इंडियन पीपल्स हैं, उनके अंदर क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जिसका कारण क्या बनता है, हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस बनते हैं, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक रीजंस क्या रहते हैं। तो इकोनॉमिक काजेस में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, पीजेंट्स हैं। ठीक है, पीजेंट्स आपने सबने नाम सुना होगा, पीजेंट्स। तो पीजेंट्स क्या करते हैं, पीजेंट्स क्या करते हैं, लैंड पर काम करते हैं, लैंड पर काम करेंगे, कोई भी कॉमर्शियल क्रॉप है या कोई भी प्रोडक्टिव चीज जो है वो वहां पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब वो जो भी प्रोडक्टिविटी उनकी होगी तो वो कौन ले जाएगा, ब्रिटिशर्स ले जाएंगे। इसी के साथ उनके ऊपर हैवी टैक्सेस वो इंपोज कर रहे थे, हैवी रिवेन्यू सेटलमेंट्स उन पे लगा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट वर्ग जो था, ये काफी मतलब परेशान हो गया था, किनसे, ब्रिटिशर से, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनसे हैवी टैक्सेस इंपोज कर रहे थे। अब ये टैक्सेस कहाँ से देंगे, तो ये टैक्सेस देने के लिए कहाँ जाते थे, मनी लैंडर्स के पास जाते थे। ठीक है, ये मनी लेंडर्स के पास जाएंगे और मनी लेंडर्स से क्या लेंगे, मनी लेंडर्स से ये लेंगे लोन। ठीक है, मनी लेंडर्स के पास जाएंगे और उनसे वो पैसे लेंगे एज अ लोन में, और उस लोन से वो क्या करेंगे, अपने जो टैक्सेस हैं, जो भी उनके ऊपर रिवेन्यू सेटलमेंट्स लगाई जा रही हैं, कुछ भी है, वो सारी चीजें क्या करेंगे, पे करेंगे। देन वो फिर से उनसे क्या करेंगे, लोन लेंगे, फिर से लोन लेंगे। तो इससे क्या होता था, वो एक ट्रैप में फंस जाते थे। अगर वो उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो सारी की सारी लैंड जो है
वो सारी की सारी लैंड जो है वो किसके अंडर चले जाती थी, इन मनी लैंडर्स के अंडर चले जाती थी। ये कहते थे पीजेंट्स को कि अगर आप हमारे लोन की रीपेमेंट नहीं करोगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो सारी की सारी लैंड जो है वो किसके अंडर चले जाएगी, इन मनी लैंडर्स के पास चले जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो पीजेंट्स हैं वो लैंडलेस हो जाते थे और उनके पास मतलब खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, भूखमरी हो जाती थी। इसके अलावा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती थी। तो इससे जो पीजेंट्स थे वो काफी मतलब क्या कह सकते हैं कि पीजेंट्स जो थे वो काफी परेशान थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हैवी टैक्सेस ऑन लैंड की ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस वो उनसे इंपोज कर रहे थे। देन हैवी रिवेन्यू सेटलमेंट्स बाय ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट स्टेप, पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर अनेबल टू मीट द हैवी रिवेन्यू डिमांड्स। आप देख रहे हैं कि पीजेंट्स जो थे वो उनकी डिमांड्स को जो फुलफिल करने में अनेबल थे एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लैंडर्स, और जो लोन वो मनी लैंडर से ले रहे थे उसको भी रिपे करने के काबिल नहीं बचे थे एंड इवेंचुअली लूजिंग द लैंड्स दैट दे हैड हेल्ड फॉर जनरेशन। और क्या होता है, जब वो मनी लैंडर्स को वो लोन पे नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो लैंड्स हैं वो भी उनसे छिन जाती हैं, जो कि उन्होंने अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए बचा कर रखी होती हैं, रिजर्व करके रखी होती हैं, हेल्ड करके रखी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज एंड टू compete with cheap machine made goods from Britain। तो देखिए यहाँ पे चीज को समझिए, क्या चीज कही जा रही है कि जब ये ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए तो यहाँ पर ये क्या करते थे, चीजों को परचेज करते थे। और यहाँ पे जो आर्टिशियन वर्क था, मतलब कि जो भी आर्टिशियंस थे वो क्या करते थे, हाथों से हस्तकला करते थे, मतलब हाथों से काम करते थे। और जब कोई भी चीज हाथों से प्रोड्यूस की जाती है तो उसकी जो प्राइस है वो भी क्या रहेगी, हाई प्राइस रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि उस चीज को प्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, तो उसकी जो प्राइसेस थी वो काफी हाई रखी जा रही थी। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है। और जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अब क्या करो, आप जो है रॉ मटेरियल मतलब हमें रॉ मटेरियल दो। और रॉ मटेरियल से वो क्या करेंगे, इंग्लैंड में जाएंगे और इंग्लैंड से वो चीज़ों को प्रोड्यूस करके लाएंगे, वहाँ से वो मैन्युफैक्चर गुड्स वहाँ से लेकर आएंगे और वो मैन्युफैक्चर गुड्स कहाँ पे बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि वो क्या कर रहे थे, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल उठा रहे थे और कहाँ लेकर जा रहे थे, इंग्लैंड में लेकर जा रहे थे। और इंग्लैंड में वो इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल का यूज करके उससे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो तैयार कर रहे थे, फिनिश गुड्स बना रहे थे एंड उन गुड्स को वो लेकर कहाँ पे बेच रहे थे, वापस हमारे इंडिया में बेच रहे थे। और वो जो गुड्स थी हमारे इंडिया में काफी चीप रेट पे मिलती थी। अगर हमारे इंडिया में एक शर्ट की प्राइस जो है वो ₹500 है, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ठीक है, एक शर्ट की प्राइस ₹500 है। तो उस टाइम पीरियड में क्या था कि जो इंग्लैंड में चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही थी, तो जब वो हमारे इंडिया में आती थी वो काफी चीप रेट में मिलती थी, मतलब कि वही शर्ट उनको ₹50 में या ₹100 में मिल जाती थी। तो अब लोग क्या चीज लेना प्रेफर करेंगे, वो तो वही जिसकी प्राइसेस क्या होंगी, जिसकी प्राइसेस कम होंगी। हाई प्राइस वाली चीज तो कोई भी नहीं एफर्ट कर पाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया का जो आर्टिशियन वर्क था वो भी इससे क्या हो गया, काफी परेशान हो गया। उनकी जो जॉब्स है वो खत्म होगी, अनएम्प्लॉयड हो गया, उनका जो काम धंधा सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि अब उनकी बनाई हुई चीजें कोई भी नहीं खरीद रहा था। तो ये भी जो था एक कहीं ना कहीं रीजन बन रहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। आपने देखा कि पीजेंट्स जो है वो लैंडलेस हो गया, वो काफी परेशान हो गए। और जो आर्टिशियंस है हमारे, इनका जो इंडस्ट्रीज जो भी ये टेक्सटाइल्स का काम करते हैं, तो ये सारा का सारा कारोबार इनका बंद हो जाता है, इनसे कोई भी चीजें परचेज नहीं कर रहा है। तो मतलब कि इनकी जो जॉब है वो भी हाथ से चले जाती है, ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन रह रहा है। इससे उनके अंदर क्या आ रहा है, एक गुस्सा आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि मतलब कोई एक्शन ले तो ले, हम क्या करेंगे, रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हम रिवॉल्ट में उतर जाएंगे, विद्रोह करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिलिट्री काजेज। मिलिट्री काजेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंडियन की जो भी हमारी मिलिट्री थी, तो उनको क्या किया जा रहा था, लो सैलरीज पे की जा रही थी। ठीक है, उनको लो सैलरीज दी जा रही थी। उसके साथ दे कुड नॉट राइज अबव द सूबेदार रैंक एंड इसके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी उनके साथ बहुत की जाती थी। आपने क्या देखा, एक तो उनको जो है काम उतना करना है जितना ब्रिटिशर्स की आर्मी काम करेगी, उतना हमारे इंडियन आर्मी मतलब जो हमारे इंडियन पीपल्स है वो काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि सैलरी उनको कम दी जा रही है और ब्रिटिशर्स को ज्यादा दी जा रही है। उसके अलावा वो जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी काम कर लें, उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा सूबेदार रैंक तक का जो है
काम दिया जाएगा, उससे ऊपर का कारोबार उन्हें नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं काम कर सकते। एंड देन उनके साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफी की जाती थी कि आप जो है वो ब्लैक पीपल्स और हम जो है वाइट पीपल्स हैं, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पे जो है काफी की जाती थी। जिस रास्ते से हम निकल रहे हैं वहां से आप नहीं निकल सकते, वहां से आप जो है मतलब वहां का पानी नहीं आप पी सकते, हमारे साथ बैठ के खा नहीं सकते। तो इस तरीके से कई सारी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी उनके साथ जो है वो की जाती थी। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मिलिट्री काजेस के बाद हमारे आ जाते हैं पॉलिटिकल काजेस। तो पॉलिटिकल काजेस जो है ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से जो है रिवॉल्ट में उतर जाते हैं, ठीक है। बाकी तो अभी तक हमने देखा ना कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस वैल्यूज को हर्ट कर रहे हैं। तो पीपल्स क्या सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, रिवॉल्ट करना है। अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं। पीजेंट्स को क्या है, पीजेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि मतलब हम लैंडलेस हो गए हैं, हमें मतलब क्या हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास, हमारे जो अपनी नेसेसिटीज वाली चीजें हम उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, भूखमरी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। तो इससे क्या हो रहा था, उनके अंदर बस एक गुस्सा आ रहा था कि हमें क्या करना है, इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना है। पर होता क्या है कि जो पॉलिटिकल काज हैं और जो हमारे इमीडिएट काज हैं ये हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, ब्रिटिशर क्या करते हैं, दो नई पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली आ जाती है हमारी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। तो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी का क्या मतलब था, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें क्या कहा जाता था कि हमारे जो इंडिया का जो भी किंग होगा, राजा होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, एक सब्सिडी पे करनी पड़ेगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स आर्मी, ठीक है। कि ब्रिटिशर्स आर्मी के मेंटेनेंस के लिए उन्हें जो है एक सब्सिडी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो है सब्सिडरी अलायंस का मतलब था, इस पॉलिसी का मतलब था। और इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का क्या नाम था, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि बताइए सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी थी ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, तो उनका क्या नाम था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसके अलावा और भी पिछले कई एग्जाम्स में, जैसे कि लास्ट टाइम एनडीए का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले कौन से नवाब थे या निजाम थे जिन्होंने जो है इसमें एंटर किया था। तो सब्सिडरी अलायंस में एंटर करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, नवाब ऑफ अवध, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले जो है इस पॉलिसी में, इस अलायंस में एंटर किसने किया था, नवाब ऑफ अवध। और इस पूरी वेल फ्रेम्ड, जब ये बात चल रही होती है उस टाइम इसमें एंटर कौन करते हैं, नवाब ऑफ अवध। लेकिन जब ये पूरे तरीके से फ्रेम कर दी जाती है, पूरे तरीके से जो है बना दी जाती है कि सब्सिडरी अलायंस अब से ये फॉलो करेंगे सब लोग, सबको जो है जो भी किंगडम आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो ब्रिटिश आर्मी है उसके मेंटेनेंस के लिए जो है एक सब्सिडी पे करनी पड़ेगी। तो उसमें जो है सबसे पहले व्यक्ति जो है जिन्होंने इस पूरी वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को अपनाया था, उसको एक्सेप्ट किया था, उनका नाम क्या था, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले एंटर करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, नवाब ऑफ अवध। उस टाइम जो अवध के नवाब थे उन्होंने सबसे पहले इसमें एंटर किया था। एंड निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे उन्होंने इस पॉलिसी को क्या किया था, इस पूरी वेल फ्रेम पॉलिसी को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किन्होंने की, तो इनको इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या कहा जाता है कि अगर किसी भी राजा का कोई मतलब सन नहीं है, कोई भी सन नहीं है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी किंगडम है, वो किसके अंडर चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ठीक है। अगर ये क्या करते हैं, किसी सन को अडॉप्ट करते हैं, तो एडॉप्शन यहां पर नहीं चलेगी। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी राजा का कोई ऑफिशियल सन होगा तो उसी को उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर वो किसी भी सन को जो है वो अडॉप्ट करते हैं कि ये हमारा बेटा है और हमारी जो राजगद्दी है वो यही संभालेगा, तो ये पॉलिसी एडॉप्शन वाली यहां पर नहीं चलेगी। वो सारा का सारा एम्पायर किसके अंडर चला जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर चला जाएगा, डलहौजी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस तरीके से क्या होता है, वन बाय वन
वन बाई वन थ्रू द डॉक्ट्रिन लैब्स पॉलिसी क्या होता है, कई सारी जगहों को वो क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है सतारा। सतारा जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले 1848 में वो सतारा को अपने अंडर कर लेते हैं। एंड देन जयपुर एंड संबलपुर जो कि कहाँ पे है, जयपुर है राजस्थान एंड ओडिशा में, संबलपुर, इन दो जगहों को भी वो क्या कर लेते हैं, थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वो क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं 1849 में। नेक्स्ट वो जो है भगत जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसको 1850 में अपने अंडर कर लेते हैं। एंड देन उदयपुर, उसके बाद झांसी एंड देन नागपुर को जो है वो 1854 में वो अपने अंडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जो है यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, एक तो इसकी सीक्वेंस आप देख रहे होंगे कि 1848 के बाद 1849, उसके बाद 1850, देन 1852 एंड देन 1853 एंड देन 1854। ठीक है, तो पेपर में हो सकता है कि आपसे इसकी सीक्वेंस पूछ ली जाए कि बताइए सबसे पहले जो है कौन सी जो प्लेस है वो जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर, आगे कौन सा एरिया जो है वो इसके अंडर आ गया। तो हो सकता है आपको सबसे पहले वो झांसी दे दें, फिर उदयपुर दे दें और फिर वो पूछें कि क्या ये इसकी एग्जैक्ट सीक्वेंस यही है। तो आपको अगर पता होगा कि 1848 में सतारा को किया गया, देन जयपुर, संबलपुर, फिर उसके बाद भगत, झांसी, नागपुर को किस सीक्वेंस में जो है वो अपने अंडर कर लिया गया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली दे पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे ईयर का भी पूछ सकते हैं कि 1848 में कौन सा जो एरिया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर आ गया था, तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इमीडिएट काज रहे जिधर से क्या हुआ, रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए इमीडिएट काज में आप देखोगे क्या है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। अभी तक आप जितने भी रीजंस पढ़ रहे थे वो सारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रीजन बन रहे थे, वो एक ऐसे बैकग्राउंड सा क्रिएट हो रहा था। बट जिधर से ये रिवॉल्ट क्या होता है, ब्रस्ट आउट होता है, तो वो क्या रीजन रहता है, क्या रीजन रहता है, द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। मतलब कि उस टाइम पहले क्या होता था, जो भी उनके पास गन्स थी उसमें जो है उसका सिस्टम अलग रहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, न्यू इनफील्ड राइफल्स को उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिसमें क्या होता था, एक गन पाउडर पड़ता था। ठीक है, गन पाउडर पड़ता था और उसका जो एक पैक होता था उस पर ग्रीस लगाने के लिए क्या कहा गया कि उसमें काऊ फैट्स का और पिग फैट्स का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। और देखिए अब जो हमारे इंडियन पीपल्स हैं वो अपने मतलब रिलीजन, जो भी अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को मानने वाले लोग हैं, तो जब उनको ये चीज पता चलती है कि क्या हो रहा है कि इसकी ग्रीस के लिए काऊ फैट्स का और पिग फैट्स का जो है वो यूज किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उनकी रिलीजियस वैल्यूज हर्ट होंगी, उनको गुस्सा आएगा। और यही चीज जो है वो मंगल पांडे के साथ होती है। जब मंगल पांडे को ये चीज पता चलती है कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें किसका यूज किया जा रहा है, इसकी जो ग्रीस लगाई जा रही है उसमें काऊ फैट्स का और पिग फैट्स का यूज किया जा रहा है, तो मंगल पांडे क्या कर देते हैं, रिवॉल्ट में उतर जाते हैं। वो अपने जो हेड होते हैं, जो उनके सीनियर ऑफिसर होते हैं, लेफ्टिनेंट भाग, उन पे क्या कर देते हैं, वो शूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है एक इमीडिएट काज रहता है, जिधर से ये रिवॉल्ट क्या होता है, ब्रस्ट आउट होता है, जिधर से ये रिवॉल्ट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे जो पॉइंट्स रीड आउट कर लेते हैं। अ रूमर स्प्रेड दैट द कार्ट्रिजेस ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल। अब ये जो मैं चीज आपको बता रही हूँ कि काऊ फैट्स का यूज किया जाता था या पिग फैट्स का यूज किया जाता था, तो देखिए अभी तक इसकी कोई क्लियरली जस्टिफिकेशन नहीं की गई है, ना ये पता चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि उस टाइम ये क्या था, एक र्यूमर फैला था। ठीक है, उस टाइम जो है ये एक र्यूमर फैला था कि इसकी जो है कार्ट्रिजेस की जो ग्रीस के लिए क्या किया जा रहा है, वो काऊ फैट्स का और पिग फैट्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, एक र्यूमर स्प्रेड द कार्ट्रिजेस ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल्स न्यू ग्रीस्ड विद द फैट्स ऑफ काऊ एंड पिग्स। ठीक है, एंड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉयज रिफ्यूज टू यूज देम। और हिंदू और मुस्लिम सिपॉयज क्या करते हैं, इन इनफील्ड राइफल्स को यूज करने से मना कर देते हैं। एंड उसके अलावा क्या होता है कि उनको जो खाना मिलता था, तो उसमें ये भी र्यूमर फैला था उस टाइम कि उसका जो आटा, जो भी वहाँ पे फ्लोर यूज किया जा रहा है, आटा यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो है
बोन्स को जो है वो मिक्स करके वो जो रोटियां बनाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, हमारी जो हिंदू आर्मी है या मुस्लिम आर्मी है उनको क्या करते हैं, वो खिलाते हैं। तो ये इस तरीके के जो र्यूमर्स थे वो उस टाइम जो है वहाँ देखने को मिल रहे थे, जिसके कारण क्या होता है, हिंदू जो लोग हैं, हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं, उनमें क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है एंड वो रिवॉल्ट में उतर जाते हैं। तो देखते हैं हम कि किस तरीके से ये जो रिवॉल्ट का आउटब्रेक होता है, क्यों होता है। तो इमीडिएट काज हमने डिस्कस किए कि मेन इमीडिएट काज इसका क्या रहता है, न्यू इनफील्ड राइफल, ठीक है। उसमें जो कार्ट्रिजेस का ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का जो यूज किया जा रहा था वो जो है हमारा सबसे ज्यादा मेन रीजन रहता है जिधर से ये रिवॉल्ट जो है वो आउटब्रेक होता है रिवॉल्ट का। तो देखिए 29 में 1857 को क्या होता है, मंगल पांडे अ स्पॉय इन बैरकपुर हैड रिफ्यूज्ड टू यूज द कार्ट्रिजेस। तो सबसे पहले मंगल पांडे को जब ये चीज पता चलती है कि इसमें काऊ फैट्स का और पिग फैट्स का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, इस चीज को यूज करने से सबसे पहले मना करते हैं एंड देन वो क्या करते हैं, अपने सीनियर से जाके बात करते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि इसमें सच में क्या काऊ फैट्स का और पिग फैट्स का यूज किया जा रहा है। तो इससे उन लोगों की आपस में बहस हो जाती है एंड देन वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स पे, जिनका नाम होता है लेफ्टिनेंट बाग और एक और उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, उन दोनों पे वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। तो जब वो उनको मारते हैं तो उसके बाद इनको क्या कर दिया जाता है, इनको जेल में भेज दिया जाता है एंड 8 अप्रैल 1857 को इन्हें क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड एंड देन 29 में 1857 को 85 सोल्जर्स इन मेरिट रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिजेस एंड वर सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कि क्या होता है 29 में 1857 को 85 सोल्जर्स जो है मेरिट में, वो भी क्या करते हैं, इस इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर देते हैं एंड देन उनके ऊपर भी जो है वो कोर्ट मार्शल लगा के उन्हें भी जो है वो जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहां पे जैसे जैसे आर्मी को पता चल रहा था, जैसे जैसे सिपाहियों को पता चल रहा था, तो वो इस चीज को यूज करने से मना कर रहे थे एंड विद्रोह करना शुरू कर रहे थे। तो जैसे उनको ये चीज पता चलती है तो वो क्या कर देते हैं, अपने सीनियर्स पर अटैक कर देते हैं एंड देन वो क्या करते हैं, उसी दिन 10 में 1857 को वो दिल्ली में मार्च करना शुरू कर देते हैं। अब दिल्ली में उस टाइम किनका रूल चल रहा था, बहादुर शाह सेकंड का रूल चल रहा था। तो बहादुर शाह सेकंड का जो रूल वहां पे चल रहा था, तो वो वहां जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, रूल करने से मना कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको जो अपना हेड जो है वो यहाँ पर घोषित करते हैं। आज से आप क्या करोगे, हमारा मतलब जो भी मतलब हेड एज अ हेड आपको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें देखने को मिलती है कि सबसे पहले 29 मई को मंगल पांडे जो है ये विद्रोह में उतर जाते हैं एंड 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी जाती है एंड 29 मई को 85 सोल्जर्स जो है वो मेरठ से, और जो एक्चुअल वे में जो इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, मेरठ से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है, मेरठ से होती है एंड 10 में 1857 को वो दिल्ली चल पड़ते हैं एंड इसको जो है बैटल क्राई ऑफ द रेबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कहाँ से कौन कौन से लीडर्स जो है वो इस रिवॉल्ट में भाग ले रहे हैं और उनकी सप्रेशन के लिए ब्रिटिशर्स आर्मी ने किन्हें भेजा। तो देखिए जैसे जैसे ये हमारे इंडियन लीडर्स को बात पता चलती जाती है कि ऐसा हो रहा है, तो वो सब जो है अपने अपने इश्यूज को लेकर क्या कर देते हैं, इस रिवॉल्ट में उतर जाते हैं। जैसे सबसे पहले दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड एंड भगत खान जो है वो इस रिवॉल्ट में उतर जाते हैं। देखिए हुआ क्या कि वहां के मेरठ से जो आर्मी है वो कहाँ चले जाती है, दिल्ली में चले जाती है। दिल्ली में जाके वो बहादुर शाह को जो है अपना एज अ लीडर जो है वो घोषित कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप क्या करिए, रिवॉल्ट करिए, ठीक है। तो वो रिवॉल्ट में उतर जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली से कौन है, बहादुर शाह सेकंड एंड भगत खान। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको किस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि बताइए दिल्ली से कौन लीड कर रहे थे, कौन इंडियन लीडर जो था वो दिल्ली से रिवॉल्ट में भाग ले रहा था या दिल्ली से जो है वो रिवॉल्ट में उतर गया, ठीक है। उसके साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए दिल्ली में जो रिवॉल्ट हो रहा था उसको सप्रेस करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था। तो सप्रेशन किन्होंने की वो चीज भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह से जो है इंडियन लीडर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तो देखिए लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, किसमें, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। एंड कानपुर से कौन कर रहे हैं, नाना साहेब। कानपुर से एक और व्यक्ति हैं हमारे जो कि क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट में भाग ले रहे थे, उनका क्या नाम था, तांत्या टोपे, तांत्या तोप,
ठीक है, तो ये थे कानपुर से एक नाना साहेब और दूसरे थे तांत्या तोप। उसके बाद ये जो है ग्वालियर में चले जाते हैं और ग्वालियर में जाके ये क्या करते हैं, फिर से लड़ाई करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कि कानपुर से जो है वो कौन लीड कर रहा था, तो अगर आपको नाना साहेब दिखता है ऑप्शन में तो आपको नाना साहेब जो है वो मार्क करना है, एंड अगर आपको तांत्या तोप दिखता है तो आपको ये जो है राइट मार्क करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है झांसी से कौन लीड कर रहा था, तो झांसी से सबको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से लीड कर रही थी। एंड ग्वालियर में जाके अब देखिए झांसी से क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई जो है इस रिवॉल्ट में उतर जाती है, एंड देन रानी लक्ष्मीबाई वहां से भागकर कहां चले जाते हैं, ग्वालियर में चले जाते हैं। और ग्वालियर में ऑलरेडी तांत्या तोप हैं, तो तांत्या तोप और लक्ष्मीबाई जो है वो आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रिवॉल्ट शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड देन ग्वालियर में ये दोनों क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं। उसके बाद बरेली में जो है वो कौन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, खान बहादुर खान। इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली, एंड बिहार से जो है वो कुंवर सिंह जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने ये चीजें देखी कि कौन सी जगह से जो है कौन सा लीडर जो है वो इस रिवॉल्ट को लीड कर रहा है। देन अब हम देखेंगे कि जब ये रिवॉल्ट शुरू होता है, अलग अलग जगह से जो है लोग जो है वो रिवॉल्ट में कूद गए हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स इस चीज से डर जाते हैं। ब्रिटिशर्स अब बोलते हैं कि हम जो है अगर इस रिवॉल्ट को नहीं रोकेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा ये जो रूलिंग पावर्स है ये खत्म हो जाएंगी और हमें क्या करना पड़ेगा, भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इस टाइम हमें ये जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, इस रिवॉल्ट का सप्रेशन करना चाहिए, इस रिवॉल्ट को खत्म करना चाहिए। एंड जो ब्रिटिशर्स है वो काफी पावरफुल होते हैं, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, दिल्ली में किन्हें भेज देते हैं, जॉन निकलसन को। जॉन निकलसन जो है दिल्ली में जाके इस रिवॉल्ट की जो है वो सप्रेशन करते हैं, एंड पूरे उस दिल्ली को क्या कर देते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। एंड देन लखनऊ से जो बेगम हजरत महल जिधर लड़ रही हैं, वहां पे जो है हेनरी लॉरेंस को भेजा जाता है और वो वहां पे जाके क्या करते हैं, इस रिवॉल्ट को शांत करते हैं, इस रिवॉल्ट को खत्म करते हैं। एंड कानपुर में सर कॉलिन कैंपबेल को भेजा जाता है कि आप जाइए और वहां पर जो नाना साहेब लीड कर रहे हैं और वहां पे जाके इस चीज को क्या करिए, सप्रेशन करिए, रिवॉल्ट को खत्म करिए। एंड जनरल हगरोज को जो है वो भेजा जाता है ग्वालियर में, ठीक है, जिधर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोप क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एंड देन बरेली में जिधर से खान बहादुर खान लड़ रहे हैं, वहां पे किन्हें भेजा जाता है, सर कॉलिन कैंपबेल को। ठीक है, एंड नेक्स्ट इलाहाबाद एंड बनारस में किन्हें भेजा जाता है, कॉलिन एंसिल को। तो देखिए इलाहाबाद में और बनारस में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें जो है वो देखने को मिलता है, किसका, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कहां पर जो है इस रिवॉल्ट का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला, तो क्या आंसर रहेगा आपका, इलाहाबाद एंड बनारस। ठीक है, तो ये दो जगह पे जो है सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट जो है बिहार से जिधर से कुंवर सिंह जो है वो रिवॉल्ट में उतरे हैं, वहां पे जो है विलियम टेलर को भेजा जाता है कि आप वहां जाइए और इस रिवॉल्ट को क्या करिए, खत्म करिए, इसकी सप्रेशन करिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग जगह से जो है अलग अलग लीडर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया है, उस चीज की सप्रेशन कर दी है, उस रिवॉल्ट को खत्म कर दिया है। अब देखिए रिवॉल्ट तो खत्म हो गया, पर क्या अब हमें ये चीज बतानी है कि ये जो रिवॉल्ट इंडियंस ने शुरू किया था ये खत्म क्यों हो गया, ठीक है, इसकी सप्रेशन कैसे होगी, क्या रीजंस रहे, क्यों ये अनसक्सेसफुल रहा, तो उसके कई सारे रीजंस रहते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है नो यूनिटी, ठीक है, कि आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, कि ऐसा नहीं था कि एक साथ हम मिलकर क्या कर देते हैं, इस रिवॉल्ट में शामिल होते हैं, इस रिवॉल्ट में भाग लेते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलग अलग जगह से अलग अलग इश्यूज जो है वो जनरेट हो गए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का इशू था कि मुझे अपनी झांसी नहीं देनी है, वैसे ही जो बेगम हजरत महल था वो किसके लिए हजरत महल थी, वो किस लिए लड़ रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके सन को जो है नवाब ऑफ अवध बना दिया जाए। तो इस तरीके से जो अलग अलग रीजंस थे सबके कि हमें जो है रिवॉल्ट क्यों करना है, सबके अपने कोई अपने अपने रीजंस रहे थे, ठीक है। तो कोई प्रॉपर यूनिटी नहीं थी, लैक ऑफ लीडरशिप थी, कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, कि मतलब कि किसी की लीडरशिप के अंडर जब कोई काम किया जाता है तो वो उन्हें क्या करेगा, काम देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्शन कैसे लेना है वो सारी चीजें बताएगा। तो यहाँ पर क्या था, लैक ऑफ लीडरशिप, किसी की भी मतलब लीडरशिप यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, एंड नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, और ये प्रॉपरली वे से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, अलग अलग दिन अलग अलग जगह से ये रिवॉल्ट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है।
एंड देन ब्रिटिशर्स हैड बेटर रिसोर्सेज देन इंडियन किंग्स, एंड देन हमने ये चीज देखी कि ब्रिटिशर्स के पास क्या था, अच्छे रिसोर्सेज थे एज कंपेयर टू हमारे इंडियन किंग्स के। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इस जो रिवॉल्ट की क्या हो जाती है, सप्रेशन हो जाती है, इस रिवॉल्ट का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड कमल और रोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, कमल और रोटी क्या था, इस रिवॉल्ट का सिंबल था। ठीक है, ये जो रिवॉल्ट हो रहा था इसका सिंबल क्या था, कमल और रोटी। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि रिवॉल्ट तो खत्म हो गया, उसकी सप्रेशन होगी, लेकिन अब हमारे इंडिया में ऐसे क्या चेंजेस लाए जाएंगे। अब अगर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इंडिया के जो लोग हैं उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनको उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फिर से रिवॉल्ट होगा। तो अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस तरह का जो रिवॉल्ट है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, जो भी ये डिमांड्स रख रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। उसमें से अगर वो 10 डिमांड्स रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें उसमें से उनकी 1 या 2 डिमांड्स भी पूरी कर देंगे, तो इनका जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसे बैलेंस रहेगा, इस तरह का रिवॉल्ट जो है वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इसके रिजल्ट क्या होते हैं रिवॉल्ट के, दिस एक्ट एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वहां पे खत्म हो जाता है एंड क्राउन रूल जो है वो वहां पे शुरू कर दिया जाता है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो पास कर दिया जाता है, और ये पास कब किया जाता है, इसके अगर एग्जैक्ट फिगर पूछी जाए आपसे तो 2 अगस्त 1858 में इस एक्ट को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ठीक है, एंड गवर्नर जनरल ऑफिस रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ द वाइसरॉय, मतलब कि 1857 के पहले जो ऑफिसर्स थे, जो हमारे वाइसरॉय थे, उनको किस नेम से जाना जाता था, गवर्नर जनरल। ठीक है, एंड देन क्या कर दिया गया, 1857 के बाद जो है उसे उसका जो ऑफिस है वो रिप्लेस कर दिया गया, किनके द्वारा, वाइसरॉयज, मतलब कि अब गवर्नर जनरल क्या होंगे, हमारे देश के वाइसरॉय होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे उस टाइम जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हो रहा था उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो क्या रहेगा हमारा, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो फर्स्ट वाइसरॉय भी कौन रहेंगे, हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये दोनों तरीके से चीजें याद रखनी है। ठीक है, एंड देन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश, कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी स्टार्ट की गई थी किनके द्वारा, डलहौजी के द्वारा, उस चीज को क्या कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। एंड देन ये जो लीगल सन को जो वो किया गया था ना कि अडॉप्टेड सन जो है उनको जो है प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, तो इस चीज को भी क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि अब जो है ऐसा नहीं है कि कोई लीगल सन होगा तो वही उनके एम्पायर को संभालेगा, अगर कोई इलीगल अडॉप्टेड सन भी है तो वो भी क्या कर सकता है, उनके एम्पायर को संभाल सकता है, उनके जो किंगडम है उसको संभाल सकता है। तो इन सब चीजों को क्या कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एंड इट वाज प्रॉमिस्ड एंड ड्यू अटेंशन वाज पेड टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। एंड अब वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, आपके जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उन पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, हम आपकी रिलीजियस वैल्यूज को जो है वो हर्ट नहीं करेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि किस तरीके से सबसे पहले रिवॉल्ट हुआ, इसको किन किन नेम के द्वारा जो है वो जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि ये रिवॉल्ट के कई सारे रीजंस रहते हैं, लेकिन जो मोस्ट इमीडिएट काज रहता है वो क्या रहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। एंड देन हमने देखा कि कैसे जो है इसका आउटब्रेक होता है, मंगल पांडे किस तरीके से जो है इस विद्रोह की शुरुआत करते हैं, एंड देन इसके जो अनसक्सेसफुल होने के पीछे क्या कारण थे। अब हमने देखा कि इससे क्या चेंजेस जो है वो हमारे भारत में लाए गए, कौन सी चीजें एबॉलिश की गई और कौन सी चीजें जो है वो आगे फॉरवर्ड की गई, लागू की गई। ठीक है, अब हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं वो रहते हैं कि इसके ऊपर कौन सी बुक्स जो है वो लिखी गई। तो देखिए सबसे पहले हमारी आ जाती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके ऊपर जो है जो भी बुक्स लिखी गई तो उनका नाम बताइए कि किन्होंने लिखी, कौन उसके ऑथर हैं। तो देखिए सबसे पहले द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किन्होंने लिखी, विनायक दामोदर सावरकर। इसके ऑथर कौन है, विनायक दामोदर सावरकर। तो हमने ये चीज भी देखी थी ना स्टार्टिंग में कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टर्म को कहने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, वी.डी. सावरकर। तो ये ऑथर भी इनके कौन रहेंगे, विनायक दामोदर सावरकर। अब 1857 जो बुक है उसके जो ऑथर है उनका क्या नाम है, एस.एन. सन। ठीक है, एंड देन 1857 द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट, इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है अशोक मेहता।
एंड नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, इनके ऑथर हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया है ऑलरेडी, तो आपको जो है ये सारी बुक्स के जो है नाम याद रखने हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड देन इनको दोबारा से भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, जॉर्ज ब्रूस मेल्सन, एंड ग्रेट म्यूटिनी जो है वो किन्होंने लिखी थी, क्रिस्टोफर हैबर्ट ने। एंड काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जो है वो किन्होंने लिखी है, सैयद अहमद खान। तो ये हैं कुछ बुक्स के नाम और उनके जो ऑथर्स हैं वो कौन कौन हैं, वो सारी चीजें हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की। ठीक है, तो ये था हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 की किस तरीके से जो है यूरोपियन कंपनीज हमारे भारत में आती है, उनके बीच में बैटल होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल की एक्सपेंशन होती है और वो पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं उससे परेशान होकर वो क्या कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, और इस रिवॉल्ट के क्या रिजल्ट्स हमें अपने भारत में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, वो ये रहेगा कि जिन भी बच्चों ने ये लेक्चर सुना है तो आप ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पढ़ लीजिए और इनके जो आंसर्स हैं वो आप कहाँ पे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडर्न हिस्टोरियंस हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर एंड ऑप्शन डी है आपके पास सैयद अहमद खान। तो जो भी इसका आंसर रहेगा वो आप कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ स्पॉय म्यूटिनी। हमने क्या बताना है कि गवर्नर जनरल कौन थे हमारे एट द टाइम ऑफ स्पॉय म्यूटिनी। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कौन थे, जो भी आपका आंसर है वो आप कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, मंगल पांडे। यहाँ पर जो बच्चे, जिन बच्चों को पता है कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कौन सी जो पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस की थी, आप वो चीज़ भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग कौन थे एंड मंगल पांडे कौन थे, तो आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको थर्ड क्वेश्चन का सिंपल आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ईयर सतारा केम अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 1848, 1849, 1850 एंड 1852। तो जो भी आपके इन चार क्वेश्चन के आंसर्स रहेंगे वो आप कहाँ पे लिखोगे उनके आंसर्स, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि हम अपनी अपकमिंग वीडियो में आपकी क्वेरीज को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।